साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक जिसमें हम देखते हैं सृजनशीलता, सृजनात्मकता जिसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या है? अर्थ इसका निर्माण करना, स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ बताया गया है, सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? सृजनशीलता या सृजनात्मकता की कुछ विशेषता दिए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सृजनशील बालक की कौन सी विशेषता हैं या कौन सी विशेषताएं नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से तुम्हें छांटना पड़ेगा। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासु होते हैं, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है, साहसी होते हैं, मौलिकता और नवीनता होती है। ज्यादातर इन 4 ऑप्शंस में से ही दिए जाते हैं। ठीक है, जिज्ञासा, साहसी, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति या मौलिकता या नवीनता, इन तीनों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे है दृढ़ निश्चयी, संवेदनशीलता होती है, स्वकेंद्रितता, विचारों में व्यावहारिकता, कल्पनाशीलता होती है, स्वपन दृष्टि होती है। ठीक है, धारा प्रवाहिता होती है, परिश्रमी होती है, जन्मजात व अर्जित, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये काफी सारे दिए हुए हैं तुम्हें। फिर आगे क्या दिया? सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता को विधेयता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सृजनात्मकता या विधेयता का विकास प्रारंभ बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बाल्यावस्था से लेकर 30 वर्ष तक की आयु पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है सृजनात्मकता के सिद्धांत। अस्तित्ववाद का सिद्धांत, अंतः दृष्टिवाद सिद्धांत, साहचर्यवाद सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या क्या दिए हुए हैं? अस्तित्ववाद, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। ये सृजनात्मकता का देख लेंगे। सृजनात्मकता का अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट हैं। यह सिद्धांत मिलन एवं सामंजस्य में विश्वास करता है तथा व्यक्ति और संसार में स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है। फिर कहता है अंतः दृष्टिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? वर्दीमार है, और इन्होंने इस सिद्धांत को अवबोध पर बल, इस सिद्धांत में अवबोध पर बल दिया है। ठीक है, फिर दे रखा है साहचर्यवाद सिद्धांत, जो रिबॉट का है। ठीक है, साहचर्यवाद का। और लास्ट में दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सृजनात्मकता का। यह किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं। सृजनात्मकता का मापन। ठीक है, तो क्या क्या दिया? सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास गिलफर्ड ने किया। ठीक है, इसके अलावा गेट जेल, ये इन्होंने भी किए, इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना। भारत में इंदौर के बी के पासी के द्वारा 1972 में स्कूल पालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण बनाया गया। ठीक है, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए भारत में किसने? 1972 में बी के पासी ने, इंदौर से रहने वाले थे। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है कि ये परीक्षण कल्पनाशीलता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, विस्तारता का मापन करते हैं। सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित है। ये ध्यान रखेंगे, अपसारी चिंतन पर आधारित है। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ से रेज निकल रही है तो वो चारों तरफ इस तरीके से फैल रही है। ठीक है, मीन्स यहाँ भी क्वालिटी है, इधर उसकी क्वालिटीज फैल रही है। फिर यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। तो ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों चीजें। ये इन दोनों को देख लेना, बड़ी ही गजब के पॉइंट्स हैं ये दोनों। और तुम्हें मे भी हो सकता है इस पेपर में, चाहे सी टेट का पेपर हो, चाहे एस टेट का, या कोई अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम, मतलब टीचिंग से रिलेटेड हो, तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अपसारी चिंतन, ऐसा चिंतन, अपसारी कह रहा हूं मैं, ठीक है, जो एक पॉइंट से शुरू होकर के और काफी सारे पॉइंट से इस तरीके से फैलता है, वो होता है अपसारी चिंतन। ठीक है, ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन एवं उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक का चिंतन होता है। तो ये याद रखेंगे, सृजनशील बालक में कौन से प्रकार का चिंतन होता है? ये होता है अपसारी प्रकार का चिंतन। ठीक है, क्योंकि अपसारी बालक जो होता है तो उसमें नई नई इस तरीके से
सारी क्वालिटी ऐसे फैली होती हैं। ठीक है। फिर तुम्हारा दिया है अभिसारी चिंतन, ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी एवं परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस चिंतन को केंद्रीकृत चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन है, ये याद रखेंगे। अभिसारी चिंतन कौन से बालक में होता है, वो प्रतिभाशाली में होता है। और इनको कनेक्ट करने की मैं तुम्हें बता देता हूं। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखो तुम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एक को कनेक्ट कर लो, एक कौन से रिलेटेड है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हो। अभी सारी, ठीक है, अभी और ये प्रति, इस तरीके से। ये प्रतिभाशाली, तो इसमें अभी और ये प्रति, अभी प्रति, इस तरीके से। ठीक है। और ये प्रतिभाशाली बालक और ये अभिसारी। ठीक है। अपसारी को फिर तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, सृजनशील में अपसारी होता है। इस तरीके से अभी प्रति, देखो ये छोटी की मात्रा इस पे चढ़ रही है, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे चढ़ रही है प्रति। ठीक है। प्रतिभाशाली, इस तरीके से इन्हें याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। याद रख लेना, फिक्स कर लेना अपने माइंड में किस तरीके से तुम्हें फिक्स करना है। फिर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यहाँ से, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व। देखो सृजनात्मकता एवं बुद्धि का सकारात्मक या धनात्मक संबंध होता है। ठीक है। सृजनात्मकता होगी तो बच्चा मतलब इंटेलिजेंट तो होगा ही, सकारात्मक प्रभाव होता है सृजनात्मकता एवं बुद्धि में, दोनों में आपस में। तो यहाँ दिया है औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। ठीक है भाई, औसत से अधिक बुद्धि वाला। ठीक है। सभी छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर दिए जाएं तो वो इस गुण के कारण अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास कर सकेंगे। इस समय वे अपनी असफलता और कुंठा को भूल जाएंगे और अपने विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका समाज को दे सकेंगे। फिर आगे पॉइंट दिया है, ये तुम्हारा क्या पॉइंट दिया हुआ है कि बुद्धि का चरम विकास। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वह हीन बुद्धि कहलाता है। इनकी बुद्धि केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ती है। ठीक है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 8 वर्ष तक ही बढ़ती है। सामान्य बुद्धि केवल 18 वर्ष तक, श्रेष्ठ बुद्धि 18 वर्ष, अति श्रेष्ठ बुद्धि 20 वर्ष और प्रतिभावान बालकों की बुद्धि 24 वर्ष तक बढ़ती है। ये पॉइंट्स दिए हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। तो ये धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। तो ये क्या होता है, तार्किकता। नेक्स्ट दिया है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। आ गया क्वेश्चन, देख लो। तो अभिसारी का मैंने बताया था तुम्हें प्रति से कनेक्ट करके, प्रतिभाशाली। ठीक है। प्रतिभा तो प्रति, अभी ये तो होगा प्रतिभाशाली, लेकिन हमें पूछा है सृजनात्मकता का, तो अपसारी लगा देंगे, बिल्कुल सीधा सही आंसर। तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि तुम्हें इजीली तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाए। फिर नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो मैंने तत्व तुम्हें बताए थे, धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है, स्मृतिकरण ये जरूरी नहीं है। ठीक है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है कि उसकी चीज को इंगित करेगा, प्रतिभाशालीता को या सृजनशीलता को या मंद बुद्धि को या औसत बुद्धि को। तो वो कल्पना करता है, तो ये संकेत किस चीज का है कि वो सृजनशील बालक है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह क्या दर्शाता है, वो सृजनशील बालक है। ठीक है। फिर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। तो ये होगा निरंतरता, लोचीयता, मौलिकता, ये सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए। ठीक है। विस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सब ने सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं किया। तो ये है बांकर मेहंदी। ठीक है। इन सब ने सृजनात्मकता परीक्षण किया है, बांकर मेहंदी ने नहीं किया है। फिर नेक्स्ट दिया है सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित व लक्ष्य केंद्रित दोनों। ये इसका सही आंसर होगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश। ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि जो दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी,
बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग दी गई थी किसके द्वारा? ऑसबॉर्न के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? ऑसबॉर्न के द्वारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। ऑसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि जो दिया है, किसने दिया है? ये ऑसबॉर्न ने दिया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, नवीन रचना और उत्पादन से। नहीं, ये नहीं, ये है। सृजनात्मकता संबंधित है किससे है? अपसारी चिंतन से है, अभिसारी चिंतन से। सृजनात्मकता देखो, अभी वाला प्रतिभा में होता है, प्रतिभा में होता है अभी प्रति, लेकिन अपसारी किस में होता है? सृजनात्मकता। ठीक है, ये अपसारी में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है, तो तब उसकी सृजनात्मकता की पहचान करने का सबसे उचित समय होगा। और फिर देखते हैं, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह क्या दर्शाता है? कि वो सृजनशीलता है उसमें बच्चे में। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तु बनाता है, ये भी क्या है? सृजनशीलता है। ठीक है, क्रिएटिविटी है। तो इस तरीके से साथियों हमने ये टॉपिक आज पूरा किया है। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा है, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से देखते रहिए वीडियोस को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि तुम्हें नए नए वीडियोस के तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि इजीली तुम अपने टॉपिक्स को कवर कर सको। तो एक चीज़ और मैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इसका मैं अलग से क्या ही वीडियो बनाऊँ, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर और कवर कर लेते हैं। क्या होता है? संघर्ष या द्वंद्व, जिसे कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं, किसी एक का चुनाव करना होता है, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो क्या होता है कि मान लो हमें एसटेट की तैयारी करनी हो और सी टेट की भी तैयारी करनी हो, दोनों एग्जाम्स बिल्कुल एक ही सेम डेट में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों एग्जाम के पैटर्न में। तो हम देखो वैकेंसीज का देखेंगे पहले, तो हमारे मन में ये रहेगा कि यार बेटर मेरे लिए तरीका कौन सा है, मैं एसटेट ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए या सी टेट ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं कभी कभी कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन भी है और दूसरा ऑप्शन भी है, कि मेरे को टीचर की वैकेंसी में भी मौका मिल रहा है और मैं रेलवे में भी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मेरे को कौन सा बेटर सही रहेगा मेरे लिए। तो अपनी फिर वो देखेंगे सुविधा के अनुसार। ठीक है, तब मस्तिष्क में जो चुनाव करने का जो स्थिति होती है उसको ही द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति कहते हैं। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा तनाव, टेंशन जो होती है, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। ठीक है, ये तनाव होता है तुम्हारा। और द्वंद्व को मैं बता चुका हूं तुम्हें, दो अलग अलग अवसर दिए जाते हैं और उसका एक का चुनाव करना होता है, तो उसमें व्यक्ति उलझा रहता है, वो द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति हो जाती है। फिर हम संघर्ष या द्वंद्व के बारे में देख रहे थे। तो संघर्ष या द्वंद्व जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कौन सा होता है, उपागम संघर्ष। ठीक है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दो धनात्मक समान लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न संघर्ष को उपागम संघर्ष कहते हैं। किसी व्यक्ति की, ठीक है, राजस्थान पुलिस या क्लर्क में नौकरी लगना, ठीक है, एक साथ लगना और इनमें से किसी एक को चुनना, ये होता है कि दोनों साइड पॉजिटिव वे हैं। ठीक है, पॉजिटिव लक्ष्य हैं, एम है कि मैं या ये ज्वाइन करूं या ये ज्वाइन करूं। ठीक है, तो ये होता है क्या, उपागम संघर्ष। ठीक है, तो दोनों साइड धनात्मक चीजें होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। फिर होता है परिहार संघर्ष। ठीक है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दो ऋणात्मक लक्ष्यों के मध्य चुनाव को लेकर उत्पन्न संघर्ष को परिहार संघर्ष कहते हैं। ठीक है, दो ऋणात्मक जो पॉइंट्स होते हैं उनके मध्य। ठीक है भाई, जैसे क्या कहेंगे, इधर गिरूं तो कुआं, इधर गिरूं तो खाई, मतलब एक साइड गिरे तो कुआं है और दूसरी तरफ गिरे तो खाई, मतलब दोनों साइड नेगेटिव सिचुएशंस हैं। फिर तीसरा तुम्हारा होता है उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई संघर्ष धनात्मक एवं ऋणात्मक के मध्य हो तो ऐसे संघर्ष को उपागम परिहार संघर्ष कहते हैं। एक छात्र
नौकरी तो लगना चाहता है लेकिन मेहनत करने से बचना चाहता है। ठीक है, तो वो उसका क्या है, एक साइड तो वो पॉजिटिव चीज चाह रहा है कि मैं नौकरी लग जाए, लेकिन दूसरी साइड वो मेहनत नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा उपागम परिहार संघर्ष। फिर है तुम्हारा कि भग्नसा, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई भी मतलब आदमी है, प्राणी है, वो असफल हो जाता है तो वह अपना आप में ना विश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को भग्नसा या कुंठा कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, भग्नशा के प्रकार, बाहरी भग्नशा एक्सटर्नल और आंतरिक भग्नशा इंटरनल। ठीक है, इस भग्नशा में कोई बाह्य बाधा व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। ठीक है, और आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक भग्नाशा में इस बाधा के परिणाम स्वरूप होती है जो स्वयं व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, वह व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है, वो अंदर की स्थिति है। ठीक है भाई। फिर तुम्हारा है दुश्चिंता, एनग्जाइटी। जब प्राणी के अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने की कोशिश करती है, ठीक है, तो व्यक्ति दुश्चिंता की स्थिति में फंस जाता है। यह स्थिति दुश्चिंता की स्थिति होती है। दुश्चिंता की मात्रा परिस्थिति व समय के अनुसार बदलती रहती है। इस तरीके से सही होगा। फिर तुम्हारा है दबाव या स्ट्रेस होता है। व्यक्ति को दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। ठीक है, और जो यहाँ से तुम्हें याद करने वाला पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। इस शब्द का, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो किसने किया, 1908 में क्लिमफोर्ड वियर्स ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, इसको सी वियर्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, 1908 में सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया, वो किया तुम्हारा सी वियर्स ने। और इनकी एक पुस्तक और थी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, इनकी ये पुस्तक भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, और आगे दिया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक आरोग्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर तुम्हारा क्या दिया, अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि व्यक्ति इतिहास विधि है। सामवेगिक स्थिरता युक्त व्यक्तित्व सर्वोत्तम माना जाता है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में प्रसंगाबोध बोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया गया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो साथियों बस बने रहिए इसी तरीके से वीडियोस में, देखते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को। और इसी तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं आपको। कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी बार एग्जाम्स में, जो भी तुम्हारे एग्जाम है, सी टेट, एस टेट, या जो भी किसी भी स्टेट का तुम्हारा टेट का एग्जाम है या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में, वो हम तुम्हारी उसमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों इसी तरीके से अपडेट तुम्हें मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।